हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे नील बोर के एटम के मॉडल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एटम के मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन का एटम मॉडल और रदरफोर्ड का एटम का मॉडल। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उनके चार्ज और मास के बारे में हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिली, और बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट। अब इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए वो सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सीधे इस लेक्चर पर आए हो, इस वीडियो पर आए हो, तो मेरी आपको पहले एडवाइस है कि आप लोग पहले वो दोनों टॉपिक भी अच्छे से कवर कर लो जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में कवर करे। यहां आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे कवर कर सकते हो। अब बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम आज के मुद्दे पर आते हैं। अगर आपको चीजें पहले से पता है तो आप सीधे आज का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, एक बार उसको फटाफट रिकॉल करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल यह बोलता है कि एटम के सेंटर में एक जगह होती है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन इट, यानी न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास है। अब यह बड़ी अजीब सी बात है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, पर जब हम एटम का मास निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करने के पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि दरअसल में जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम होता है। या आप ये कह सकते हो कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना ज्यादा है। तो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हैवी होते हैं क्या नाम है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो एटम के मास में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसलिए एटम का मास निकालने के लिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात याद रखना और ये डेटा भी याद रखना। कई बार ये आपके एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या रदरफोर्ड का एटम का मॉडल पूरी तरह से सही था? तो आंसर है नहीं, एटम का मॉडल रदरफोर्ड का पूरी तरह से सही नहीं था। एक्चुअल में अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर ये अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा तो धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट छोटी होने लगेगी, और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, कुछ इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन रेड डॉट है जो सर्कुलर ऑर्बिट अपनी छोटी करते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर जा रहा है। और अगर एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो उसका मतलब है एटम का जो वजूद है वही खत्म हो गया, एटम खत्म हो गया। क्योंकि एटम में तो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के बाहर होने चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो अगर एटम ही खत्म हो जाएगा, और इसे होने में ना नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यार आप एटम के बने हो, मैं एटम का बना हूं। आप जिस लैपटॉप, पीसी या मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो वो भी एटम्स का मिलकर बना हुआ है। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जितना भी मैटर है सब एटम का मिलकर बना हुआ है, पर वो तो अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। और अगर अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, यानी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ तो कमी थी ना, क्योंकि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो एटम को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा। यानी इसका मतलब है रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और अगर ऐसी बात थी कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इस मॉडल को सुधारने की जरूरत थी, और इस मॉडल को सुधारने का जिम्मेदारी ली नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने एटम का एक नया मॉडल डेवलप करा जिसे हम लोग बोलते हैं बोर मॉडल। तो अब हम लोग बोर मॉडल की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। अब नील बोर ने एटम के मॉडल को सुधारने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज करा वो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइट के डुअल नेचर को स्टडी करके और उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिजल्ट्स के ऊपर अप्लाई करके एटम के नए मॉडल को बताने की कोशिश करी, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल से भी ज्यादा इंप्रोवाइज्ड वर्जन था। पर जैसा कि यहां पर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यार नील बोर ने अपने एटम के मॉडल को सुधारने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करा था, लाइट के डुअल नेचर को इस्तेमाल करा था। तो जब तक ये दोनों चीजें हमें नहीं पता होंगी तब तक हम एटम के मॉडल को
जो नील बोर ने प्रपोज करा था उसे सही से समझ नहीं पाएंगे। तो हमें जरूरत है इस टाइम पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने की और लाइट के डुअल नेचर को समझने की। तो बिना और कोई वक्त जाया करे इसकी तरफ हम जंप कर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइट स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। ठीक है, अब लाइट स्पेक्ट्रम बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने अपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि सन से आने वाली लाइट के सामने अगर हम प्रिज्म रख दें तो प्रिज्म उसे रेनबो में तोड़ देता है, यानी 7 कलर के बैंड्स में तोड़ देता है। तो ये जो 7 कलर का बैंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम। और ये सिर्फ सनलाइट नहीं, नॉर्मल व्हाइट लाइट के सोर्स में भी आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब जब ग्लो करता है तो ये भी सनलाइट की तरह व्हाइट लाइट हमें देता है। अब अगर हम इसके सामने प्रिज्म रख दें तो ये जो व्हाइट लाइट इस इलेक्ट्रिक बल्ब से आ रही है तो वो भी रेनबो में टूट जाएगी, यानी 7 कलर के बैंड्स में टूट जाएगी। तो यहां पर हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करने की बजाय इस्तेमाल कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? एक पतली सी फिल्म होती है जो बिल्कुल प्रिज्म की तरह काम करती है। तो आप नोटिस करना, जैसे ही मैं लाइट के बल्ब से आने वाली लाइट के सामने वो ग्रेटिंग रखूंगा तो ये ग्रेटिंग क्या कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं ग्रेटिंग ला रहा हूं तो ये व्हाइट लाइट से आने वाले व्हाइट लाइट को अपने 7 जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें तोड़ देती है। अच्छा, बोलते हम 7 है पर ये एक्चुअल में 7 नहीं होते, अभी आपको लेक्चर के एंड तक पता चलेगा, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यहां पर देखो बहुत सारे कलर के बैंड्स टूट जाते हैं। तो ये जो कलर का बैंड बना है व्हाइट लाइट से, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम को स्पेसिफिकली बुलाया जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब इसे क्यों कॉन्टिन्यूअस बुलाते हैं ये याद रखना जरूरी है आपको। इसे कॉन्टिन्यूअस इसलिए बुला रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कहां पर रेड कलर खत्म हुआ है और कहां पर ऑरेंज शुरू हुआ है, ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा। मतलब कोई एग्जैक्ट लाइन ऐसी नहीं है जो हमें बता पाए कि हाँ भैया इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रेड खत्म हो गया है और दूसरी साइड से ऑरेंज शुरू हो गया। नहीं, आप ये पकड़ ही नहीं सकते दरअसल में कहां रेड खत्म हो रहा है कहां ऑरेंज शुरू हो रहा है, हमें नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बहुत सारे इनफाइनाइट कलर्स प्रेजेंट हैं और इनफाइनाइट कलर्स प्रेजेंट होने की वजह से कलर कहीं पर खत्म ही नहीं हो रहे, एक दूसरे में मर्ज हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और अभी आपको पता चलेगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी होता है। बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन उसे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बुलाते, उसे हम लोग बुलाते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या चीज है? अगर हमारे पास लाइट का कोई सोर्स है, उस सोर्स से आने वाली लाइट को अगर प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हम अलग अलग कंपोनेंट ऑफ कलर में तोड़ देते हैं तो ये जो कंपोनेंट ऑफ कलर का पैटर्न मिलता है, इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम बुलाया जाता है। अगर ये पैटर्न सारे कलर लगातार लेकर आता है तो कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, और अगर सारे कलर कॉन्टिन्यूअस ना हो तो हम उसे लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम बताने के लिए मुझे ये सारी बात बतानी पड़ी, क्योंकि स्पेक्ट्रम अगर आपको समझ में आया तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ सकते हो कि वो क्या होगा। लेकिन किसी भी तरह का लाइट स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का हो चाहे वो नॉर्मल व्हाइट लाइट का हो, हमें लाइट की जरूरत है। तो सवाल एक बड़ा लाजमी आता है, हाइड्रोजन से लाइट कहां से लाओगे आप? तो यार हाइड्रोजन से लाइट लाई जा सकती है। हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी देकर, बहुत हाई वोल्टेज देकर, जब हम हाइड्रोजन एटम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज देते हैं, तो वो हाइड्रोजन एटम भी अपने अंदर से लाइट एमिट करने लगते हैं। और ये बात सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं फॉलो करता, ये बहुत सारी गैस फॉलो करती है। हीलियम भी फॉलो करती है, नियॉन भी फॉलो करती है। आपने सुना होगा ना नियॉन ग्लो साइन, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने नाम को नियॉन ग्लो साइन से लिखवाते हैं। तो होता क्या है उसमें दरअसल में ट्यूब के अंदर नियॉन गैस भरी होती है, और जब आप उसे घर की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जोड़ते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसको इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि वो गैस ग्लो करने लग जाती है। तो हमें स्पेक्ट्रम बनाने के लिए गैस को ग्लो कराना, और गैस को ग्लो कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में अब बात करें। अच्छा, जो यहां पर मैंने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको दिखाया था, अगर आप उसे ध्यान से देखो तो वो ऐसा दिखता है। रेड कहां खत्म हो रहा है और ऑरेंज कहां शुरू हो रहा है, या ऑरेंज कहां खत्म हो रहा है, येलो कहां शुरू हो रहा है, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता। तो सारे कलर एक दूसरे में कॉन्टिन्यूअसली मर्ज हैं और इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं।
अब हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखो, हमने हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब के अंदर भरा, ग्लास ट्यूब के अंदर, और इसे इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि ये ग्लो करने लग गई। अब अगर ग्लो कर रही है इसका मतलब इससे लाइट आ रही है। और एक बात नोटिस करो, ये लाइट कहां से आ रही है? हाइड्रोजन के एटम के अंदर से आ रही है। अब अगर ये लाइट हाइड्रोजन एटम के अंदर से आ रही है तो हमें दिख तो वैसे ये पर्पल या पिंकिश कलर की रही है, तो क्या ये एग्जैक्टली पर्पल या पिंकिश कलर की है? जैसे सन से आने वाली लाइट व्हाइट दिखती है, तो क्या वो एग्जैक्टली व्हाइट कलर है? नहीं, वो एग्जैक्टली व्हाइट कलर नहीं है, बल्कि वो सेवन क्या बहुत सारे अलग अलग कलर्स को मिलाकर बनी है। ऐसे ही यहां पर ये जो हाइड्रोजन गैस पिंकिश या फिर पर्पलिश हमें लाइट एमिट करते हुए दिख रही है, क्या ये एग्जैक्टली पिंकिश या पर्पलिश ही है? तो इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख देंगे। जैसे हमने इसके सामने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखी, देखो यहां पर इसका पैटर्न बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, और आपको पैटर्न में दिखाई दे रहा होगा कि अब पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि रेड कहां खत्म हो रहा है, ऑरेंज कहां शुरू हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आपको अलग अलग लाइनें दिख रही हैं। रेड बिल्कुल अलग दिख रहा है, ब्लू बिल्कुल अलग दिख रहा है, जो पर्पल है या इस तरह का कलर है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो यहां पर हमें अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम में बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि ये लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और ये बात याद रख लो कि मेरे भाई, जो एटम्स के स्पेक्ट्रम होते हैं वो दरअसल में लाइन स्पेक्ट्रम ही होते हैं, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। आप इसे डिस्क्वांटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, लेकिन इसका ज्यादा पॉपुलर नाम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों है इसका लाइन स्पेक्ट्रम नाम? क्योंकि यहां पर लाइंस के फॉर्म में आपको यहां पर इससे आने वाली लाइट की कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? एक लाइन स्पेक्ट्रम है। ये कब बनता है? ये तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम ये लाइट एमिट करता है, और ये तब एमिट करेगा जब हम हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करें। तो यार हमारे रूम में भी अभी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो ग्लो करके लाइट एमिट कर रही है? नहीं। हर गैस नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्लो नहीं करती, उसे ग्लो करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप एटम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हो तो हम बोलते हैं कि वो एटम एक्साइटेड फॉर्म में आ गए। एक्साइटेड का मतलब है हमने उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी है। जब आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हो किसी खुशखबरी को सुन के, तो आप भी मतलब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आगे और बात करें तो हाइड्रोजन एटम में ये स्पेक्ट्रम हमें इस तरह से जब देखने को मिल रहा है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम हमें क्यों देखने को मिला, क्यों यही कलर हमें देखने को मिले? अगर हमें इन सारी बातों को डिटेल में समझना है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में समझना है, तो हमें दो और कॉन्सेप्ट लगेंगे इसे डिटेल में समझने के लिए। ये बिहेवियर समझाने के लिए हमें जो दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहला है लाइट का वेव नेचर और दूसरा है प्लांक की क्वांटम थ्योरी। तो अब कहानी समझो। बोर के एटम के मॉडल को समझने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना है, ठीक है। मतलब आराम से ऐसे बताता हूं, ऐसे बोर के एटम के मॉडल को समझने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए वेव नेचर और प्लांक की थ्योरी समझनी है, वेव नेचर ऑफ लाइट और प्लांक की थ्योरी समझनी है। तो पहले इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों की हेल्प से हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन होगा और उससे बोर का एटम का मॉडल हम समझेंगे। चीजें आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, और क्लास 11 12 की साइंस के साथ कहानी यही है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, इवन मैथ भी, वो इंटरकनेक्टेड है। और मैथ तो कुछ ज्यादा ही इंटरकनेक्टेड है। मतलब मैथ में मैंने अक्सर देखा है बच्चे एकदम नहीं रोते बिलखते रहते हैं कि मैथ हमें समझ में नहीं आ रही। वो कई बार इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मैथ ना एक तरह से, जैसे आपने जंजीर देखी ना, चेन, कि उसके हर लिंक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी लिंक टूट गया तो जंजीर छोटी हो जाएगी। ऐसे ही मैथ के साथ होता है। मैथ को समझना एक बड़ी जंजीर बनाने जैसा है। अगर आपने किसी टॉपिक पर कम कमांड करा या कम आया आपको, तो वो आपको आगे दिक्कत देगा, आगे मैथ समझ में नहीं आएगी। तो कई बार मैथ समझ ना पाने के पीछे रीजन ये होता है। पर आपको ना ये लिंक बहुत शुरू से डेवलप करने पड़ते हैं, बहुत बेसिक फंडामेंटल से डेवलप करने पड़ते हैं। 8 9 10th वाली मैथ भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ये बात केमिस्ट्री के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर भी लागू होती है। बट हाँ, ये होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा लगता है कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि सामने वाला टीचर आपको बहुत आराम से थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन फिर वही बाद में कहानी वहीं पर हो जाती है, अरे सर थ्योरी तो समझ में आती है, न्यूमेरिकल नहीं होते। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लॉजिक और कॉन्सेप्ट के गैप्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और जब हमारे दिमाग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो उसका आंसर भी नहीं बता पाता, उसको सॉल्व भी नहीं कर पाता। इसीलिए आपको हर एक चीज डिटेल में समझने की जरूरत है। वो नहीं आप टॉपर्स के किस्से सुनते होगे कि अरे यार इसने तो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करी, ऐसा वैसा, ठीक है,
तो यार इसका रीजन वही है कि अगर आप चीजें छोड़ते हुए चलोगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने की, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जरूरत पड़ने पे सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। जैसे ना मेरा एक फेवरेट मतलब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है बच्चों को देने के लिए कि क्यों इंफॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है अलग अलग चीजों की। देखो मैं एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब दे लोगे। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सबको पता है, सेब बोलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर दे दिया क्योंकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं। बट अगर अब मैं यही आपसे पूछूं कि एप्पल को डेनमार्क कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, या मैंडरिन में क्या बोलते हैं, तो अब यार अगर आपको मैंडरिन नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, या फिर कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो आप एप्पल को उस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नहीं बोल पाओगे, क्यों बता पाओगे, जबकि सवाल उतना ही आसान है जितना पहले था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। इसीलिए हर एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रिटेन करना जरूरी है। मतलब हम लोग भाई साहब चतुर को बहुत गरियाते थे 3 इडियट के अंदर कि साला रट्टा मारता रहता है, पर मेरे भाई आपको ना चीजें अपने दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ही चीजें नहीं बैठी होंगी तो फिर आप उन्हें सही टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। कहीं तो अपने हिंदी में बड़ी फेमस सी कहावत होती है कि किताब में रखा हुआ ज्ञान और दूसरे के पास रखा हुआ धन हमारे काम कभी नहीं आता, भले चाहे वो आपका ही हो। आपका धन आपके पास होना चाहिए, वो तो आपके पास आप रखना ही चाहते हो, पसंद ही करते हो। दोस्त को उधार देने में तो भैया एकदम बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या नाम है, किताब में रखा हुआ ज्ञान भी बेकार है हमारे लिए, वो ज्ञान यहां होना चाहिए। यही सब चीजें अगर आप कर ले गए तो आप आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आप पढ़ रहे हो आराम से पढ़ते चले जाओगे। और यहां से तो आपकी पढ़ने की ना कह सकते हो स्ट्रीक डेवलप होगी। अब आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और भी लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने होंगे, और यही वो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हुए चलते हो। फिलहाल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, क्योंकि हमें लाइट का वेव नेचर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझनी है, तो हम लोग इसकी तरफ मूव कर जाते हैं और समझते हैं लाइट के वेव नेचर के बारे में। दरअसल में बहुत टाइम तक हम ऐसा मानते थे, बल्कि इवन न्यूटन मानते थे कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है। पर उस टाइम के कई सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि हाइगेंस एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, उनका ऐसा मानना था कि लाइट दरअसल में पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। ऐसा क्यों मानना था? क्योंकि दरअसल में लाइट ऐसे बहुत सारे बिहेवियर शो कर रही थी जो कि एक वेव शो करती है। कैसा बिहेवियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे, दरअसल में अगर कोई चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी वो लगातार अपने अंदर से पार्टिकल्स हिट कर रही है, तो अगर उसके पार्टिकल के सामने तुम कोई बैरियर लगा दोगे तो वो पार्टिकल बैरियर के अबाउट मुड़ नहीं पाएंगे, तो उस बैरियर के आसपास पार्टिकल्स हमें मिलना बंद हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो लाइट पार्टिकल्स लगातार हिट कर अपने अंदर से निकाल रही होती, यानी लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी हमें दे रही होती, तो होता क्या, अगर हम इसके सामने कोई बैरियर लगा देंगे तो ये बैरियर ऊपर से आने वाले पार्टिकल्स को रोक देंगे, तो यहां पर हमें लाइट का कोई भी सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट आ जाएगी अगर लाइट पार्टिकल होती। पर दरअसल में जो वेव होती है ना, अगर आप उसके सामने बैरियर लगा दोगे तो वो बैरियर के कोनों से मुड़ जाती है। वेव का ये बड़ा कॉमन बिहेवियर है। आपने ये देखा होगा कि भैया मम्मी दूसरे कमरे से चिल्ला रही हैं कि अबे पढ़ाई कर ले, फोन बंद कर दे, तो वो दूसरे कमरे में चिल्ला रही हैं और वो आवाज कमरे के दरवाजे से मुड़कर हमारे कानों तक आ जा रही है। तो इसका मतलब है साउंड हम लोगों ने पढ़ा एक वेव है, और वेव ने क्या करा है, एक कॉर्नर से मोड़ ले लिया है, बेंड ले लिया है। वो ऐसा नहीं है कि यहां पर बैरियर लगाया तो इसके आगे अब साउंड जा ही नहीं पाएगा, कि साउंड बस यहां जाएगा। साउंड क्योंकि वेव है तो बैरियर के अराउंड मुड़ जाता है, और ऐसे ही लाइट के साथ भी होता है, वो बैरियर के अराउंड ना मुड़ जाता है। तो साउंड अगर वेव है और वो बैरियर के अराउंड मुड़ रहा है, तो इसका मतलब बैरियर के अराउंड मुड़ जाने वाली अपने आप हर चीज वेव की तरह होनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने हाइगेंस ने आइडिया लगाया कि लाइट भी क्या हो सकती है, वेव हो सकती है। उस टाइम पर तो उनकी बात कई लोगों ने मानी नहीं, क्योंकि न्यूटन ज्यादा पॉपुलर और नोन साइंटिस्ट थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें समझ में आ गया, कहते नहीं है कि सांच को आंच नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बाद में पता चल गया कि हाँ भाई जो हाइगेंस बोल रहे थे वो बात सही है। और ये जो मैंने थोड़ी सी परिचर्चा करी है आपको बताने के लिए, ये फिजिक्स में आप चिंता ना करो, बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो, पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है लाइट के वेव नेचर को लेकर, उसे वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। लेकिन हमें अब बस इतना ही जानना कि हाँ भाई लाइट का वेव नेचर भी होता है, लेकिन क्या इसका मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं होता? नहीं, लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है। वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है। सुनने में बात अजीब है बट ऐसा ही होता है।
तो इसलिए लाइट के नेचर को ना डुअल नेचर बोला जाता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। अच्छा, अब लाइट है क्या एक्चुअल में, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन बेस्ड आइडिया यही होगा कि लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या हो गए है, अगर इसके बारे में बात करें तो यार उसके बारे में बात करना थोड़ा शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किसने बताया? ये मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया। एक मतलब आपको मैं एक बताऊं बात, मैक्सवेल के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं मैक्सवेल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। अगर आप दुनिया के टॉप साइंटिस्टों से फिजिक्स के पूछोगे कि यार आप सबसे बेस्ट 10 फिजिक्स के इक्वेशन बताओ जिन्होंने फिजिक्स को मतलब नए आयामों पर पहुंचा दिया है, तो ये जितने साइंटिस्टों से आप पूछोगे वो मैक्सवेल की आने वाली इक्वेशंस को जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, अनलेस वो मैक्सवेल से खार खाते हो, गुस्सा खाते हो। अदरवाइज हो सकता है कई बार तो मैक्सवेल के दुश्मन भी उनकी इक्वेशन को इन्वॉल्व करेंगे, इनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन था साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो मैक्सवेल ने बहुत स्टडी करके बहुत दिमाग लगा लोगों के ये आइडिया बताया। अच्छा, ये दिमाग और आइडिया आपको डिटेल में पढ़ना होता है, बट अभी अपना पूरा डिटेल यहां पर बर्बाद नहीं करेंगे, यहीं पे अपन पीएचडी नहीं करेंगे अपन। अभी हमें बस रफ बात समझनी है कि मैक्सवेल ने यह बताया था कि लाइट दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जा सकता है। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने का रीजन क्या था मैक्सवेल का? जब दुनिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया लाइट दरअसल में अपने आप में खुद कुछ नहीं है, बल्कि वो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर ये आपको एक एरो दिख रहा है जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं और ये एक एरो दिख रहा है जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं। बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उन्होंने बताया कि लाइट दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती है और उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और लगातार चेंज होती रहती है। और क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, इसीलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक। और अब लाइट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आई एम सॉरी, तो इसीलिए इसका एक और पॉपुलर नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दरअसल में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, इसलिए हर तरह की लाइट को क्या माना जा सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना जा सकता है। अब वो लाइट चाहे सन से आ रही हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे हाइड्रोजन एटम से आ रही हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी हर तरह की लाइट जो आप अपने आसपास देख रहे हो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपके पीसी के स्क्रीन से जो लाइट रेज निकल रही हैं, जो आपकी आंखों तक जा रही हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था पीछे एनिमेशन में कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। पहले ये ऊपर जा रही है, फिर अपनी डायरेक्शन बदल के नीचे जा रही है। तो अगर कोई भी वेक्टर लगातार अपनी डायरेक्शन को बदलता है, ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, तो हम बोलते हैं ये ऑसिलेट हो रहा है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसा मानते हैं? ऑसिलेटिंग मानते हैं, लगातार वो अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो रेड कलर के वेक्टर बने हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो ब्लू कलर के वेक्टर बने हैं या ब्लू कलर के एरो बने हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप गौर करोगे तो आप पाओगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का रहता है। ये कुछ ऐसे है, तो देखो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वेरी कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर, लेकिन वेव कहां प्रोपोगेट हो रही है? वेव आगे की तरफ हो रही है। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है कि वेव मान लो अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अच्छा वेव कौन सी वेव? लाइट वेव। लाइट वेव अगर एक्स की डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड जेड की डायरेक्शन में। यानी इन शॉर्ट ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। भाई एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो एक्स डायरेक्शन है वेव उस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। अगर आप यहां पर एनिमेशन देखोगे तो आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर की तरफ चेंज हो रही है, लेकिन वेव अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये आगे की तरफ जा रही है, यानी एक्स की तरफ जा रही है। तो इसीलिए ये बात यहां पर मेंशन करी जाती है, यहां पर ये बात लिखी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी वेव अगर एक्स में जा रही है तो जो हमारा क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई में प्रोपोगेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड में प्रोपोगेट करेगा। ये एक आइडिया याद होना चाहिए आपको, और इसके ऊपर कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड आइडिया पता होना चाहिए। अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें अब ये पता चल चुका है कि मैक्सवेल साहब ने ये बता दिया है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, कंफर्टेबल हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, और जो लाइट वेव प्रोपोगेट करती है वो इनके परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात जो लाइट वेव को साउंड वेव से अलग बनाती है, साउंड वेव या वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करता है, पर लाइट वेव जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलेंगे, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कैसे? ये दोनों बातें अच्छी कैसे है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये तो पता है ना कि सन से आने वाली जो लाइट रे है या सन से आने वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी जनरेट कैसे हो रही है? तो वो एनर्जी जनरेट हो रही है बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से। यानी एक तरह से सन पर हजारों एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब फूट रहे हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब फूट रहे हैं। और जरा सोचो, हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब जो कि इतने ज्यादा ड्रास्टिक बॉम्ब्स हैं, अगर वो फटेंगे तो कितना ज्यादा साउंड क्रिएट होगा। और एक दो ही बॉम्ब से बहुत सारा साउंड क्रिएट होता है, वहां तो लाखों करोड़ों बॉम्ब एक साथ फट रहे हैं जो वहां पर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो जरा सोचो, अगर साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना होती, तो सन और अर्थ के बीच में अगर मीडियम नहीं है और साउंड ट्रैवल कर पाता, तो अर्थ पर भी हम उन लाखों करोड़ जो बॉम्ब फट रहे हैं वहां पर उन्हें सुन पा रहे होते। अच्छा, वो बॉम्ब नेचर ने बनाए हैं, ह्यूमंस ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, हर स्टार में आपको हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब फटते हुए मिलते हैं, मतलब बेसिकली में वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर पाता, ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर वो कर पाता बिना मीडियम के ट्रैवल, तो हमें सन पे होने वाले जितने भी ब्लास्ट्स हैं, जितने भी एक्सप्लोजन्स हैं, वो अर्थ पर भी सुनाई दे रहे होते। अर्थ पर शायद उसकी वजह से लाइफ ही पॉसिबल ना होती। और दूसरा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है। और लाइट अगर ट्रैवल ना कर पाए बिना मीडियम के, तो सन से आने वाली लाइट अर्थ तक पहुंच ही ना पाती और अर्थ पर कोई लाइफ भी ना होती। तो ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत अच्छी थी। तो याद रखना, लाइट वेव जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम होगा तो भी कर सकती है, मीडियम नहीं होगा तो भी कर सकती है, बट साउंड और वाटर वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। अब अगर हमें यह पता चल गया है कि लाइट एक तरह की वेव है, तो यार अभी हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास एक रेड कलर की लाइट आई थी, एक ब्लू कलर की थी, एक पर्पल कलर की थी। तो ये लाइट एक दूसरे से अलग अलग क्यों है? कभी रेड है, कभी ब्लू है, कभी ऑरेंज है, कभी ग्रीन है, लाइट अलग अलग कैसे है? तो ये लाइट दरअसल में, क्योंकि अब वेव नेचर को शो करती है, तो वेव के अलग अलग पैरामीटर के बदलने से इन लाइट्स का बिहेवियर बदल जाता है, इन वेव्स का बिहेवियर बदल जाता है। तो क्यों रेड कलर की लाइट ब्लू कलर की लाइट से अलग होती है? अगर हम ये समझना चाहते हैं तो हमें उसके लिए वेव के अलग अलग पैरामीटर समझने होंगे, और इन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम बदल देंगे तो लाइट बदल जाएगी। तो क्या है वेव के अलग अलग पैरामीटर? तो उसको समझने के लिए पहले आप इमेजिन करो अपने दिमाग में कि एक वेव दिखती कैसी है। तो अगर आप इमेजिन करना चाहते हो वेव दिखती कैसी है, तो इस तरह से वेव एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन होता है। यहां पर देखो हो क्या रहा है, हम एक पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे पार्टिकल्स भी एनर्जी गेन करके इसको दी हुई एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी वेव में होता क्या है, बेसिकली में हम एनर्जी एक जगह देते हैं और वो दूसरी जगह पर अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। हम देखो सिर्फ इस पिस्टन को
पहले वाले पार्टिकल को के ऊपर चलाकर एनर्जी दे रहे हैं, पर इसको दी हुई एनर्जी आगे भी सारी जगह पर मूव करती हुई जा रही है और वेव इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है। इसे हम बोलते हैं साइनोसॉइडल कर्व। तो इस साइनोसॉइडल कर्व को बनाने के दौरान वेव के बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और जब आप उन पैरामीटर्स को बदल देते हो तो वेव बदल जाती है। तो अगर वेव आपको अच्छे से समझना है कि वेव क्या है, तो वेव एनर्जी का ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह पर। आपने डिस्टर्ब या एनर्जी बस एक ही जगह पर दी होगी, पर आपस में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होने की वजह से एनर्जी दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी। अब वेव के पैरामीटर कौन कौन से, अगर उनके बारे में बात करें जिनको बदलने पर वेव बदल जाएगी, तो सबसे पहला पैरामीटर है वेवलेंथ, जिसे हम सिंबल देते हैं लैम्डा से। अब ये वेवलेंथ होता क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स इन अ वेव, और इसे मेजर करते हैं मीटर में। अब ये क्रस्ट ट्रफ और इनके बीच की डिस्टेंस क्या चीज है, अगर इसके बारे में बात करें तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल वेव आपके सामने बनाकर दूं, पेन कहां गया भाई, ये रहा। अगर ये नॉर्मल वेव मैंने आपके सामने बनाई, तो वेव में जब इस तरह का साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, साइनोसॉइडल कर्व बनेगा। अच्छा, इसे साइनोसॉइडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइन के ग्राफ की तरह दिखता है ये। मैं आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन पढ़ा है ना, तो उस साइन का ग्राफ आप पढ़ोगे इस तरह का होता है। तो इस साइनोसॉइडल कर्व में ये जो बॉटम पॉइंट है और ये जो बॉटम पॉइंट है, इन दोनों बॉटम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन इन बॉटम पॉइंट्स को बुलाया जाता है मेरे बच्चे ट्रफ्स। तो आपको एक के बाद आने वाला ट्रफ लेना है। तो अगर दो अगल बगल वाले ट्रफ हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर दो क्रस्ट यानी जो टॉप पॉइंट होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर एक और डेफिनेशन होती है वेवलेंथ की, वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे। देखो एक मिनट, देखो यहां से लेकर यहां तक हमारी पूरी एक वेव जनरेट हुई है। इस तरह से ये जो पूरा पोर्शन जनरेट हुआ है यहां तक, इसे हम लोग बोलते हैं एक वेव साइकिल। यहां से लेकर यहां तक, कलर चेंज कर लेते हैं यार क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा, सेम कलर आपको इसके ऊपर दिखेगा तो मजा नहीं आएगा। ये इसे हम बोलते हैं एक कंप्लीट वेव साइकिल। और इस एक वेव साइकिल में हमने एनर्जी यहां पर दी है, वो यहां तक ट्रांसफर हो चुकी है। तो इस एक वेव साइकिल को कवर करने में वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसी को वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो वेवलेंथ की एक्चुअल में कई डेफिनेशन आ सकते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ है, या फिर एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में वेव जो डिस्टेंस कवर करती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो। अगर आपने वेवलेंथ बदल दी तो वेव बदल जाएगी, फिर ये वेव सेम वेव नहीं रहेगी। ठीक है, अगला जो टर्म हम समझते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप नोटिस करो जब इस वेव को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं तो हर पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जैसे अपना फोकस सिर्फ इस ग्रीन वाले पार्टिकल पर रखो, तो ये ग्रीन वाला पार्टिकल अगर मान लो यहां से उसने मोशन स्टार्ट करना शुरू करा था, जिसे हम मेन पोजीशन मान लेते हैं, तो ये इस पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे बार बार ऑसिलेट कर रहा है। दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है ये इस पोजीशन जहां से उसने मोशन स्टार्ट करा था उसके अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है बार बार। तो एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट करेगा उसे ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में ये पार्टिकल कितनी बार ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा उसे ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक और बात बता दूं, जब ये पार्टिकल मान लो इसने एक मिनट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट करा, ऊपर गया, वापस आया नीचे, फिर यहां तक पहुंच गया, तो जब इसने यहां से मूव करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां तक आया, तो इस पूरे चक्कर को वेव की एक साइकिल बोलते हैं। तो एक सेकंड में ये ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वही है वेव की फ्रीक्वेंसी। तो वेव की फ्रीक्वेंसी, जिसके सिंबल कई सारे हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए होते हैं, एफ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और ये एक ग्रीक लेटर है न्यू, ये इंग्लिश का वी नहीं है, ये ग्रीक सिंबल है, इसे बोलते हैं न्यू। तो ये तीनों सिंबल फ्रीक्वेंसी के सिंबल हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि एक सेकंड में हमारी वेव कितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है उसे बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। तीसरा जो टर्म आता है वो आता है टाइम पीरियड।
तो यार इस पूरे एक ऑसिलेशन को करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, यही इसकी डेफिनेशन है। तो टाइम पीरियड जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इट इज अ टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑफ अ सिंगल वेव साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी यहां से यहां तक जाने में, या इस पार्टिकल को पूरा ऊपर नीचे से वापस से मीन पोजीशन तक आने में जो टाइम लगता है उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की एसआई यूनिट होती है सेकंड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का हमेशा रेसिप्रोकल आता है मेरे बच्चे। ये आपके लिए एक बीएमआई फॉर्मूला है। जिन बच्चों को बीएमआई ना पता हो, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, बहुत काम का है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर अगर आप वेव के लिए बदल दोगे, या तीनों में से कोई एक या दो पैरामीटर भी बदल दोगे, तो वेव बदल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आपने रेड कलर वाली जो लाइट देखी थी, अब आपको पता है वो लाइट एक वेव है, तो रेड कलर वाली जो लाइट है उसका वेवलेंथ अलग होगा, जो ब्लू कलर वाली है उसका अलग होगा, येलो का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा। तो अलग अलग लाइट के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है शायद सेम हो, मतलब कभी, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, अलग अलग ही आती है। तो लाइट की वेवलेंथ अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, टाइम पीरियड भी कई बार अलग हो सकता है। अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यार मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए। अगला एक और पैरामीटर जो हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वेव को समझने में, वो है वेव की वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी अगर आपको पता करनी है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि वेव जितनी स्पीड से एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, भाई हम इस पार्टिकल को हिला डुला रहे हैं और ये अपनी हिलने डुलने वाली एनर्जी को आगे प्रोपोगेट कर रहा है, तो अपनी एनर्जी को ये कितनी तेजी से आगे भेज रहा है उसे हम लोग बोलते हैं वेव की वेलोसिटी। पर अगर वेव की वेलोसिटी हमें निकालनी है तो ये दरअसल में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यहां पर भी आपको एक 2000 रुपए का नोट बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया जो आप संभाल के रख सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 2000 रुपए के नोट, कोई बात नहीं, हम अपने नोट्स में इन्हें संभाल के रखेंगे। तो वो ये होता है मेरे बच्चे कि अगर आपको वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एक बात बता दूं, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला बताया जाए ना, तो उनमें होने वाले मॉडिफिकेशन भी आपको अपने आप करने आने चाहिए। यानी इस फॉर्मूले से कितने नए फॉर्मूले बना सकते हो भाई? दो। कैसे भाई? आपको पता है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी दरअसल में 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। ये वाली चीज अगर आप यहां रख दोगे तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और निकल आएगा, लैम्डा अपॉन टी। तो ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है हमारे लिए। ठीक, अच्छा यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मेरे बच्चे। दरअसल में ये तो यार वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, साउंड वेव भी ये फॉलो करता है और भी बहुत सारी वेव ये फॉलो करती हैं, पर क्योंकि हम अपने चैप्टर में लाइट वेव के साथ डील कर रहे हैं, तो लाइट वेव की वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको ऑलरेडी पता है, वैक्यूम में कम से कम तो पता ही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे हम सी से भी नोट करते हैं। यानी अगर लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है और लाइट एक तरह की वेव है, तो उस वेव की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर उस वेव की वेलोसिटी भी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इसका मतलब है लाइट के लिए अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला लिखें तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, या फिर C इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन। ये फॉर्मूला लाइट के लिए ट्रू है, पर आपको ये C की वैल्यू ऑलरेडी पता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब चाहे वो ग्रीन कलर की लाइट हो जो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, चाहे रेड कलर की, चाहे ऑरेंज कलर की, चाहे ब्लू कलर की, चाहे पर्पल कलर की, हर लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, वैक्यूम या फिर एयर में, दोनों में सेम हम मानते हैं। ठीक है, तो यार ये वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और टर्म, अरे भाई साहब जगह यार, ये सब फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हुए थे ना, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फिर करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी नोट्स में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये हो गया, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी।
इसे आप क्या भी लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन टी। यहां से आप इस बात पर चले गए। एक और टर्म आपको पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर बेसिकली में 1 यूनिट लेंथ में टोटल कितनी वेव्स डेवलप हुई हैं उसके नंबर को बताता है। और वेव नंबर को हम लोग सिंबल देते हैं न्यू बार से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो वेव नंबर आपको यह बताता है कि दरअसल में एक गिवन लेंथ में टोटल कितनी वेव्स जनरेट हुई हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ये सारे पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। यही सारे पैरामीटर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अलग अलग वेव की अलग अलग लाइट वेव की वेवलेंथ अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, उसकी वजह से वेव जो हमारी लाइट है वो बदल जाएगी, उसका नेचर बदल जाएगा। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप फॉलो करके अलग अलग लाइट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक, तो ये वेव नंबर का यहां पर फॉर्मूला हम लोगों ने दे दिया है मेरे बच्चे। ठीक है, तो वेव नंबर का ये फॉर्मूला हो जाएगा v बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। बाकी आपको पता है लाइट की वेलोसिटी अगर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो हर वेव की वेलोसिटी लाइट के लिए भी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चे कि अकेले लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं माना जाता है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेव्स आती हैं। लाइट तो दरअसल में सिर्फ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ह्यूमंस की आईज देख पाती हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही हम इन अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लासिफाई करेंगे। कैसे? जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 0.0001 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक है वेवलेंथ, तो हम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गामा रेज बुलाते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में है, तो उन्हें हम एक्स रेज बुलाते हैं। जिससे नहीं हम लोग अपनी ब्रोकन बोन्स का एक्सरे वगैरह लेते हैं, तो ये एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस वेवलेंथ की रेंज में आता है, तो ये 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में आता है। एग्जैक्टली इस इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में। फिर 10 नैनोमीटर से लगभग 400 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है उसे यूवी रेज बोलते हैं। हम लोग कहते नहीं कि सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये यूवी रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। और इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे नॉर्मल विजिबल लाइट से, तो इसकी वेवलेंथ अलग होती है विजिबल लाइट से। यूवी रेज 10 नैनोमीटर से स्टार्ट होती हैं और 400 नैनोमीटर तक जाती हैं। भाई वेवलेंथ की यूनिट मीटर होती है और नैनोमीटर भी लेंथ की एक यूनिट है। दरअसल में इन सबकी वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी होती है कि ज्यादा कन्वीनियंटली हम इसे नैनोमीटर में लिखते हैं। और ये अब जो छोटा सा सेगमेंट देख रहे हो, ये छोटी सी लाइन जिसको हमने आगे ऐसे चौड़ा कर दिया है बड़ा सा, तो ये जो छोटा सा लाइन का सेगमेंट है वेवलेंथ का, ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और लगभग 700 नैनोमीटर तक जाता है या 750 नैनोमीटर तक जाता है। और ये जो वेवलेंथ है जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट हुई है और 700-750 नैनोमीटर तक खत्म होती है, इस वेवलेंथ के अंदर आने वाला जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसे ह्यूमंस देख पाते हैं। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ह्यूमंस ने बोलना शुरू कर दिया है विजिबल लाइट या सिर्फ लाइट। दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो 0.0001 नैनोमीटर से लेकर 100 मीटर कई किलोमीटर तक वेवलेंथ को बिलोंग करता है, लेकिन ह्यूमंस इसमें से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं देख पाते। हमारी आंखों के अंदर जो रॉड, कोन्स और बाकी सेंसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर कब होते हैं, विजिबल लाइट में। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है और लगभग
700 750 नैनोमीटर पे खत्म होती है। और हमें पता है कि हमारे पास तो यार अलग अलग कलर की लाइट होती है जिसे हमने याद करा है। जैसे किसको याद करा है हमने? विबग्योर को। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सब की वेवलेंथ अगर आपको लिखनी है तो आप वॉयलेट की स्टार्ट करो 400 नैनोमीटर से, इंडिगो की आप लगभग लगभग 50-50 के गैप पे बढ़ाते चले जाओ। तो इंडिगो की हो जाएगी 450, ब्लू की हो गई 500, ग्रीन की हो जाएगी 550, येलो की 600, ऑरेंज की 650 और रेड की हो जाएगी 700। तो ऐसे आप 400 से स्टार्ट करके आगे जा सकते हो और रेड तक की हर अलग अलग कलर की लाइट की वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हो। यानी अगर पूछे, अगर कोई आपको बोले यार आपको वॉलेट कलर दिख रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार ये जो वॉलेट कलर मेरे को दिख रहा है या वॉलेट कलर की लाइट दिख रही है, ये दरअसल में एक वेव है और इस वेव की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। अगर कोई बोले आपको यार और यार ये येलो कलर की लाइट दिख रही है, तो बोलना यस येलो कलर की लाइट दिख रही है, और येलो कलर की लाइट एक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर के आसपास होती है। ऐसे अगर कभी भी रेड कलर की लाइट आपको दिखती है, जैसे ट्रैफिक पे रेड सिग्नल दिख रहा है, तो ट्रैफिक पे जो रेड सिग्नल दिख रहा है दरअसल में वो एक रेड कलर की लाइट वेव है, जो दरअसल में आपको जिसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। अभी आपको पता चलेगा कलर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब अलग अलग वेवलेंथ के दरअसल में वेव हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी होती है, और जब ये एनर्जी हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमारा दिमाग इसे एक कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए वॉयलेट की वेवलेंथ 400, इंडिगो की 450, ब्लू की 500, ग्रीन की 550 और ऐसे करते करते 50-50 से बढ़ाते चले जाओ, रेड की लगभग 700 तक पहुंच जाएगी। अब अगर तुम विजिबल लाइट के बियॉन्ड गए, यानी तुम 700 नैनोमीटर के ऊपर गए, तो 700 नैनोमीटर से लेकर लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर तक जो वेवलेंथ आएंगी, उनमें जो वेव होगी उसे बोलते हैं इंफ्रारेड वेव। आपने सुना ना इंफ्रारेड सिग्नल, इंफ्रारेड क्या नाम है, कैमरास, उन सब में दरअसल में जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो 700 750 नैनोमीटर से ज्यादा होती है और 1 सेंटीमीटर से कम होती है, उन्हें बोलते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड लाइट वेव्स क्या है? ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से ज्यादा होती है और 750 नैनोमीटर से ज्यादा और 1 सेंटीमीटर से कम। और 1 सेंटीमीटर के बियॉन्ड वेवलेंथ जितनी भी बढ़ती चली जाए उसी को बोलते हैं रेडियो वेव्स। इन्हीं रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करके हम रडार बनाते हैं, टीवी सिग्नल बनाते हैं, रेडियो सिग्नल एफएम एएम के सिग्नल बनाते हैं, फोन के सिग्नल बनाते हैं। तो जितना भी हमारा ये सारे सिग्नल्स होते हैं वो इस पे काम करते हैं, रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स भी क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जिसकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से कई किलोमीटर तक चेंज हो सकती है। और ये वाली वेव्स भी ह्यूमंस को दिखाई नहीं देती भाई। जो टेलीफोन वगैरह से, जो मोबाइल पे जब कॉल आता है तो वो एक वेव सिग्नल के फॉर्म में आता है। क्या आपको दिखाई देता है? नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखाई देते हैं? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जितनी अलग अलग टाइप की लाइट की वेव है वो। और 400 से लेकर 700 तक कितनी लाइट की वेव है? 7 नहीं है भाई, मैंने तो इन 7 मेजर कलर को लिखा है जो इन धनुष में होते हैं विबग्योर के फॉर्म में, बट और भी है भाई। मतलब आपको पता है ना कि एक होता है पिंक, एक होता है बेबी पिंक, और ऐसे ही बहुत सारे और कलर। तो इन हर अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। जैसे अगर मैं पूछूं यार 400 से लेकर 700 के बीच में कितने नंबर हैं, इंटीजर नहीं सारे नंबर, तो सारे नंबर तो इनफाइनाइट होंगे ना। 400.1 भी होगा, 400.2 भी होगा, 400.3 भी होगा, ऐसे कितने नंबर होंगे इनफाइनाइट। हर एक नई वेवलेंथ इस नंबर से रिप्रेजेंट होगी, और ये हर एक नई वेवलेंथ एक नया कलर होगी, एक नया लाइट का वेव होगी। तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक कितनी अलग अलग कलर की वेव है? इनफाइनाइट कलर्स की वेव है। ठीक है, तो हमें कितने विजिबल कलर दिखाई देते हैं? इनफाइनाइट विजिबल कलर हम देख पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम समझ में आया। इनकी अलग अलग वेवलेंथ की क्या रेंज है ये आपको याद रखनी है। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेस की है, उससे ज्यादा एक्स रेस की, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट की, उससे ज्यादा विजिबल लाइट की, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। और एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर मैं आपको बता भी देता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में आ गई है, जाया ना हो जाए वो। दरअसल में जो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, तो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव अपन ने जो पढ़ा है अभी अभी, वो पढ़ा है c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब c तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा और f में कैसा रिलेशन है? f को इधर भेज दो तो c अपॉन लैम्डा किसके बराबर हो गया? f के बराबर हो गया। सॉरी f को भेजना था ना, तो f को भेज देते हैं।
तो आपको दिखाई दे रहा है लैम्डा और एफ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और अगर गामा रेस की वेवलेंथ बहुत कम है, भाई गामा रेस की वेवलेंथ है 0.0001 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ बहुत कम है, और अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी वेव की साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, और रेडियो वेव बहुत धीरे धीरे अपनी वेव की साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गामा रेस की बहुत ज्यादा है और रेडियो वेव्स की बहुत लो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। आई होप यहां तक मेरी ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने लास्ट मुद्दे पर, विच इज प्लांक की क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या है? तो दरअसल में प्लांक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि लाइट से आने वाली एनर्जी, अच्छा मैंने ऊपर की तरफ इशारा क्यों करा यार, दरअसल मैंने यहाँ बहुत सारी मतलब वो लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई हैं, तो लाइट से आने वाली एनर्जी बताने के लिए अपने आप मेरा हाथ ऊपर चला गया। तो लाइट से आने वाली एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है वो प्लांक ने बताया था, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो प्लांक ने कुछ ऐसी बात बताई थी कि दरअसल में जो लाइट है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर कोई भी सोर्स है, चाहे वो सन हो, चाहे वो लाइट बल्ब हो, या वो हाइड्रोजन एटम ही क्यों ना हो एक्साइटेड फॉर्म में, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सोर्स है वो अपने अंदर से एनर्जी टाइनी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में निकालता है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में निकालता है, और इन एनर्जी पैकेट्स को अपन क्वांटा बोलते हैं। यानी कोई भी लाइट का सोर्स लगातार एनर्जी नहीं फेंकता है, वो बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में फेंकता है, और इन पैकेट्स को हम लोग बुलाते हैं क्वांटा। इन्हीं क्वांटा को बाद में एक पॉपुलर नाम दे दिया गया फोटोन। ठीक है, तो यानी क्वांटा बोलो या फोटोन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो कुछ ऐसी पिक्चर है यहां पर हमारे सामने। दरअसल में ये क्वांटा है, ये लाइट का सोर्स है जिससे एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी जो आपको कॉन्टिन्यूअस आते दिखती है, ये दरअसल में छोटे 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 एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिन्हें हम क्वांटा बोलते हैं, या इनका ज्यादा पॉपुलर नाम है फोटोन। तो किसी भी लाइट सोर्स से आने वाली एनर्जी या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आने वाली एनर्जी, चाहे वो गामा रेस से आए, चाहे वो एक्स रेस से आए, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेस से आए, चाहे वो विजिबल लाइट से आए, चाहे वो इंफ्रारेड से आए, चाहे वो रेडियो वेव से आए, ये एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं आती, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है। इन पैकेट्स को अपन क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। और किसी भी क्या नाम है, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आती है, जब कभी भी ये एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दरअसल में किसकी फ्रीक्वेंसी के? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। यानी जो फोटोन की एनर्जी है वो इस पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई हमें पता है कि अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है। आपको पता है गामा रेस की वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, आपको पता है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। तो अलग अलग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बहुत अलग होती है। तो इनके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो दरअसल में अलग अलग एनर्जी के होते हैं। मतलब अगर मैं इन सारी बातों को एक लाइन में बताने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो दरअसल में प्लांक ने यह बताया, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस दिखने वाला पानी छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हमें वो मॉलिक्यूल दिखते नहीं है पर इसके अंदर हैं, इतना तो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। ऐसे ही अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सोर्स से एनर्जी आ रही है, चाहे वो सन से आए, चाहे वो लाइट बल्ब से आए, चाहे गामा रेस से आए, चाहे एक्स रेस से आए, अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं होती, वो दरअसल में छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। इन एनर्जी के पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन या फिर क्वांटा। और हर फोटोन या क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसकी हेल्प से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकालेंगे तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकलेगा भाई, रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया जिसे हम बोलेंगे h। तो फॉर्मूला आ जाता है E = h न्यू,
न्यू है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और एच है एक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। बाकी आपको पता है सी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा। तो अगर आप न्यू की जगह यहां से, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूं एक मिनट, अगर मैं यहां से न्यू निकालूं तो न्यू आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, उसे यहां पर पुट करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा। यहां पर एच को बोलते हैं मेरे बच्चे प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे आने वाली एनर्जी छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में आती है, और उसकी फोटोन की एनर्जी या एक फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे विजिबल और फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में आ गया, वेवलेंथ के टर्म में। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ पता है तो उसके एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे हम लोगों को याद है ना कि जो हमारा वॉयलेट कलर होता है, तो वॉयलेट कलर के वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। तो यानी वॉयलेट कलर की लाइट अगर हमें कोई दिख रही है तो उस लाइट से ना बहुत सारी एनर्जी हमें आते हुए मिल रही है। ये एनर्जी दरअसल में छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। फोटॉन्स हम देख नहीं सकते पर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर कोई पूछ ले यार ये वॉयलेट कलर से आने वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी जिन फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है उस एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो आप उस एक फोटोन की एनर्जी बड़े आराम से बता सकते हो कि उस एक फोटोन की एनर्जी होगी एच सी अपॉन लैम्डा। एच रखोगे प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है और सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो एच की जगह प्लांक कांस्टेंट रखो, सी की जगह आप 3 इंटू 10⁸ रखो। लैम्डा आपको पता है वॉयलेट कलर के लिए कितना है, 400 नैनोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करके रख दो ताकि सारी चीजें एसआई यूनिट में आ जाएं। तो हमें वॉयलेट कलर की लाइट को आने वाली एनर्जी के फोटोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ऐसा आप हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कर सकते हो। आप वॉयलेट कलर के लिए भी कर सकते हो, ग्रीन के लिए, येलो के लिए, ऑरेंज के लिए, इंफ्रारेड के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए, रेडियो वेव के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हो। हर तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी दरअसल में फोटॉन्स के फॉर्म में ही प्रोवाइड कर रहा है। बाकी इन फॉर्मुलों को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले बनाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बार बार आप इन फॉर्मुलों को इस्तेमाल कम ही करोगे, आप जो ज्यादा फॉर्मुले इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है मेरे बच्चे, तो ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है हमारे लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने क्या करा है, सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। भाई आपको पता है एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो इनको पहले ही हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके ये नंबर निकाल दिया है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आता है 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा तो हमें बार बार अलग रखना पड़ेगा, वॉयलेट के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, अल्ट्रा वॉयलेट के लिए अलग, इंफ्रारेड के लिए अलग। तो यार लैम्डा का हम लोग सेम नहीं रख सकते, तो लैम्डा हमने फॉर्मूले में रख दिया। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में 12,400 रख रहे हो तो एक बात देखना, लैम्डा को हमेशा किस में रखना, एंगस्ट्रॉम में। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो ये कन्वर्जन याद रख लो, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं या फिर 10 नैनोमीटर होते हैं। ये बहुत काम का रिलेशन है, इसे अच्छे से याद रखें आप। अगर आप लैम्डा को नैनोमीटर में रखना चाहते हो तो एक और फॉर्मूला आ सकता है, ऊपर एक जीरो कम कर दो। भाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो नैनोमीटर में 10 नैनोमीटर आएगा ना, तो 10 के एक नंबर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1240। ठीक, तो अगर आप लैम्डा नैनोमीटर में ले रहे हो तो आप न्यूमरेटर में क्या रखोगे, 1240। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और नोटिस करने वाली है, अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में रख रहे हो और न्यूमरेटर में 1240 रख रहे हो या 12,400 रख रहे हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की एक यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरअसल में अगर मैं बोलूं तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। जैसे जूल एक एनर्जी की यूनिट है, ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप जूल की एसआई यूनिट में वैल्यू लिखो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। और देखो इसे अक्सर बच्चे भूलते रहते हैं और मैं मुझे समझ नहीं आता क्यों भूल रहे हैं बच्चे। अरे क्यों भूलना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट की डेफिनेशन में,
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी, वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो याद रखना, अगर आप इन फॉर्मुलों को इस्तेमाल कर रहे हो जो आपका वक्त बहुत बचाएंगे, इन फॉर्मुलों में एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगा, पर अगर आंसर जूल में पूछ लिया तो जूल में लाने के लिए आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको एनर्जी ऑफ फोटोन के ये फॉर्मूले अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह से एंगस्ट्रॉम के लिए ये नंबर और नैनोमीटर के लिए ये नंबर लेना, और एनर्जी याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर मान लो वैसे 10 फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना, वैसे अगर आपको 1000 फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, वैसे आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करना। तो फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन एसोसिएटेड विद वॉयलेट कलर, यानी वॉयलेट कलर का जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकालो, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ आपको दे रखी है 4, अरे यार देखो गड़बड़ टाइप हो गया है, 400 नैनोमीटर पड़ी थी ना, अपन 10 एक्स्ट्रा टाइप हो गया फालतू में। तो यार ये तो निकाल लोगे ना, यानी आपको पता है वॉयलेट कलर का जो एक फोटोन है, आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, अपने को इसकी एनर्जी निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है यार ये बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब इन्होंने ये तो बोला नहीं है कि एनर्जी आपको जूल में देनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में दे रखी है तो फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन नैनोमीटर, और यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 करो डिवाइडेड बाय 400 करो, आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वॉयलेट कलर का जो एक फोटोन होता है, जो वॉयलेट कलर की लाइट की एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होती है 1240 अपॉन 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालना है तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, जूल में आंसर आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या बात समझ ली, अगर उसके बारे में बात समझे कि यार फोटोन के बारे में हमें क्या बात पता चल गई है, तो हमें फोटोन के बारे में पता चल गया है कि लाइट जो होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। जैसे ये पानी छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, हमें दिखते नहीं है, वैसे ही जो लाइट है वो छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। अलग अलग तरह के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग एनर्जी होती है। रेड कलर के फोटोन की वेवलेंथ अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी। वॉयलेट कलर के फोटोन की वेवलेंथ अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी। अब यहां से एक बात सोचते हैं, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा था कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो दरअसल में एक्साइट करने पर अलग अलग कलर की लाइट एमिट करते हैं। याद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम लोगों ने देखा था डिफ्रैक्शन के थ्रू, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू, तो कभी वो रेड कलर की लाइट दे रहा था और ब्लू कलर की लाइट दे रहा था। तो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अलग अलग कलर की लाइट शो कर रहा है और लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, यानी इसका मतलब हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से अलग अलग कलर के या अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटोन एमिट कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, अपने अंदर से फोटोन निकाल रहा है जिसकी एनर्जी डिफरेंट है, पर हर हाइड्रोजन एटम अपने अंदर से रेड, ऑरेंज, येलो इस तरह के सेम टाइप के ही फोटोन निकालता है। और अगर सेम टाइप के फोटोन निकाल रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ सेम टाइप की ही एनर्जी है, ठीक है। तो बोर ने इन्हीं डेटा को, फोटोन की अलग अलग वेवलेंथ को, फोटोन की अलग अलग एनर्जी को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे एटम के स्ट्रक्चर को इंप्रोवाइज करा, और अब इसी से बोर मॉडल डेवलप होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा काफी इंफॉर्मेशन वाला हो गया, डाइजेस्ट करना हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा हो, तो आप 1-2 बार और पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।